हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नेक्स्ट स्टेप क्लासेस। तो होपफुली आपकी घंटी तो अब बज गई होगी। क्योंकि 1-1.5 महीने ही क्या है, बोर्ड का एग्ज़ाम है। तो यार परेशान ना हो, मैं यहाँ पे मैराथन सीरीज आप लोगों के लिए ही लेकर आया हूँ। मैंने पिछली इलेक्ट्रिसिटी का पूरा रिवीजन 1 घंटे 15 मिनट के आसपास में मैंने पूरा कराया था। और आज की वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि मैग्नेटिज्म को भी ख़त्म कर दे एक घंटे या 1.5 घंटे करीब में। अगर नहीं ख़त्म होगा तो पार्ट 1 पार्ट 2 करके मैं वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो ये बहुत ही रामबाण आपके लिए साबित होने वाली है, क्योंकि मैं इसमें केवल वो इम्पोर्टेंट पॉइंट को डिस्क्राइब करूंगा या उसको समझाऊंगा। इसमें तो न्यूमेरिकल है नहीं, मैंने पिछले वाले में न्यूमेरिकल भी कराया था, क्योंकि न्यूमेरिकल उसमें आते हैं। तो मैं उस इम्पोर्टेंट पॉइंट को इसमें समझाऊंगा जो आपके एग्जाम में फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं और जहाँ से क्वेश्चन जरूर बनते हैं, ठीक है। तो छोटी छोटी चीज़ों को ना मतलब उसको भी कवर करेंगे, मतलब ऐसे ओरली करेंगे, लेकिन जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उस पर ज़्यादा मैं एम्फेसाइज करूँगा, ठीक। तो वीडियो में बने रहिएगा और आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे ये चैप्टर का नाम क्या है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसका मतलब क्या है, दो चीज़ें इसमें, एक मैग्नेट है और एक इलेक्ट्रिक करंट है। तो इस चैप्टर का मीनिंग यही है कि हम इलेक्ट्रिक करंट की मदद से मैग्नेटिज्म को प्रोड्यूस कर सकते हैं। मतलब किसी मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ला सकते हैं, किसकी मदद से, इलेक्ट्रिक करंट की मदद से। इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, मैग्नेटिज्म ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक। अब हम बहुत ऐसे मैग्नेट कितने प्रकार के होते हैं, तो ऐसे टाइप्स में मैन मेड होता है, नेचुरल होता है, ये सब कहानी है, ये सब आपके एग्जाम में नहीं आएगा। तो मैं सीधा सीधा आता हूँ पोल पे। मैं किसी भी मैग्नेट के कितने पोल होते हैं, तो आपको भी पता है कि 2 पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है, ठीक। नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ये हमारे क्या 2 पोल होते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज होती है मैग्नेट की। क्या प्रॉपर्टीज होती है, पहला कि इसके 2 एंड्स होते हैं, मतलब 2 पोल होते हैं। ये आपको क्लियर होगा, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल। और इनके जो पोल होंगे वो हमेशा पेयर्स में होंगे। इसका मतलब आप समझ रहे हो, जैसे हम चार्ज को पेयर्स में नहीं हो सकते, चार्ज मतलब पेयर्स में हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। जैसे केवल पॉजिटिव चार्ज अकेले एग्जिस्ट कर सकता है, नेगेटिव चार्ज अकेले एग्जिस्ट कर सकता है, लेकिन केवल नॉर्थ और केवल साउथ अकेले एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। इसका मतलब ये है। तो ये हमेशा किस में एग्जिस्ट होंगे, मतलब पोल्स जो होंगे ये हमेशा एग्जिस्ट किस में होंगे, पेयर्स में, हमेशा ये जोड़े में रहेंगे। मतलब अगर मैं कोई बड़ा मैग्नेट ले लूँ, इतना बड़ा मैग्नेट ले लूँ और मैं उसके पीसेस कट करके इतना छोटा निकाल लूँ ठीक है। मतलब यहीं पे मैं दिखा देता हूँ कि मैंने ये पहले बड़ा मैग्नेट लिया, फिर मैंने इसको यहाँ से कट करके निकाला, तो ये छोटा मैग्नेट निकल के आएगा, तो ऑटोमेटिकली इसमें नॉर्थ साउथ बन जाएगा, समझे। मतलब अगर मैं इधर से भी इसको कट करूंगा, यहाँ से ये पार्ट भी निकालूंगा, तो ये पार्ट अगर निकालूंगा ऐसे, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली इसके पास नॉर्थ और साउथ बन जाएगा। तो 2 प्रॉपर्टी एक हो गई कि इसके 2 मैग्नेट के 2 पोल होते हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल, और ये हमेशा किस में होंगे, पेयर्स में होंगे, ठीक। अब आता है कि हाँ, कि अगर मैं किसी मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंडेड कर दूंगा तो उस पर क्या होगा, वो ज्योग्राफिकल नॉर्थ और ज्योग्राफिकल साउथ जो होता है अर्थ का, उसकी तरफ अपने आप क्या होगा, रेस्ट, उसकी तरफ होकर वो रेस्ट में हो जाएगा। मतलब अगर मैं किसी मैग्नेट को ऐसे फेंकूंगा, फ्रीली सस्पेंड करूंगा, गिराऊंगा ऐसे, तो नीचे आते आते उसका जो नॉर्थ होगा वो ज्योग्राफिकल नॉर्थ की तरफ चला जाएगा, और साउथ जो होगा वो ज्योग्राफिकल साउथ की तरफ चला जाएगा, जो अर्थ का होता है, ठीक है। तो ये 3 प्रॉपर्टीज किसकी हो गई, मैग्नेट की हो गई। अब पढ़ेंगे हम, तो अब देखिए नॉर्थ पोल साउथ पोल हमने पढ़ लिया, ठीक। अब देखिए जो पोल्स होते हैं, पोल्स पे हमारा मैग्नेटिक स्ट्रेंथ जो होता है वो क्या होता है, ज्यादा होता है। मैग्नेटिक स्ट्रेंथ बोले या मैग्नेटिक इफेक्ट बोले, वो ज्यादातर कहाँ होता है, पोल्स पे होता है, ठीक है। तो नॉर्थ और साउथ पोल पे क्या होगा, मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक। और कुछ पॉइंट तो नहीं छूट रहा है, नहीं। अब बस एक चीज आप जानते हो, जैसे चार्ज में क्या होता है कि लाइक चार्जेस क्या करते हैं, रिपेल ईच अदर, और अनलाइक चार्जेस क्या करते हैं, अट्रैक्ट ईच अदर। तो सेम में क्या होगा कि जो सेम लाइक पोल होंगे, अगर लाइक पोल्स क्या करेंगे, तो रिपेल ईच अदर करेंगे। आप भी जानते हो कि अगर नॉर्थ एक साथ करोगे तो नॉर्थ को क्या करेगा, पुश करेगा, दोनों मैग्नेट भागने लगते हैं। मैग्नेट अगर आप लेकर आओगे तो कभी कभी देखना ऐसे लगाते हो तो ये दोनों आपस में ऐसे भागने लगते हैं, क्यों, क्योंकि दोनों के पोल जो होते हैं वो सेम होते हैं, ठीक, तो भाग जाते हैं। लेकिन वही तुम अगर आप क्या करोगे, एक मैग्नेट को अपोजिट करके लगाओगे तो तुरंत अट्रैक्ट हो जाएंगे। तो लाइक पोल्स क्या करें, रिपेल ईच अदर, और अनलाइक पोल क्या करेगा, अट्रैक्ट ईच अदर। सेम चार्ज की तरह इसमें भी काम हो रहा है। बस डिफरेंस क्या था कि इनके जो पोल्स होते हैं वो पेयर्स में होते हैं, चार्ज पेयर्स में नहीं भी हो सकता है, ठीक। अब हम इसके बाद से पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक
फील्ड लाइंस, ठीक है। ये हमने फिर से एक मैग्नेट बनाया, बार मैग्नेट नॉर्थ साउथ करके। अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड होता क्या है, तो वो रीजन, वो एरिया जिसके अराउंड, अगर मतलब जिस एरिया में अगर कोई मैग्नेट प्रॉपर्टी रखने वाला मटेरियल आता है तो वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करने लगेगा, उस फील्ड को हम क्या कहेंगे, मैग्नेटिक फील्ड कहेंगे। मतलब वो रीजन, वो एरिया जहां पे हमको मैग्नेटिक फोर्स का, मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा, जो मैग्नेट और मैग्नेटिक मटेरियल के बीच में जो फोर्स लगता है उसी को मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। सिंपल सी बात है। इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होगा, जो दो इलेक्ट्रॉन के बीच में लग रहा है तो इलेक्ट्रिक फोर्स हो गया। तो मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा, जो मैग्नेट होगा, मान लेते हैं हमारा कुछ ऐसे बना है, ठीक है। अभी ये यहां से कैसे निकल रहा है ये बता रहा हूं, कुछ ऐसे बना है। कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कीजिएगा, नोट्स तो हमको लग रहा है सबके पास होता है, ठीक। तो मैं यहाँ पे रिवीजन टाइप में ही कर रहा हूँ, तो मैं प्रॉपरली लिखवा नहीं रहा, बस आपको वर्बली समझा दे रहा हूँ। तो ये देखिए नॉर्थ और साउथ हो गए। अब देखिए क्या कहना मैं क्या चाह रहा था कि ये इसका मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे थे, ठीक। तो वो रीजन, वो एरिया, जैसे मान लो ये मैग्नेट है हमारा, ये मैग्नेट है और यहाँ पे मान लेता हूँ कोई एक मैग्नेटिक मटेरियल है, मतलब जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो कर सकता है, तो एक मैग्नेटिक मटेरियल है, ठीक। मान लेते हो आयरन ही है। तो क्या होगा कि ये इस एरिया में, मतलब जिस फील्ड में आने पे इसको मैग्नेटिक फोर्स का अफेक्ट पता चलने लगे, या तो खिंच जाए या रिपल हो जाए, वो फील्ड, वो रीजन, वो एरिया, उसी को कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आया? एक बार और समझाता हूं। जैसे मान लो अगर ये मैग्नेट यहां रहेगा, ये मैग्नेटिक मटेरियल अगर यहां रहता है, तो इस मैग्नेट का कोई भी इफेक्ट इस पे, मैग्नेटिक मटेरियल एक्सपीरियंस मैग्नेटिक फोर्स, दैट रीजन या दैट एरिया इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। ये दो चीज। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, तीन चीज था, मैग्नेटिक फोर्स था, मैग्नेटिक फील्ड था और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस था। मैग्नेटिक फोर्स क्या था कि इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो क्या है, मैग्नेटिक फोर्स है। मैग्नेटिक फील्ड क्या था, जो रीजन या एरिया जिसके अंदर कोई मैग्नेटिक मटेरियल आने पे उसकी तरफ कोई मैग्नेटिक फोर्स लग जा रहा है, मतलब खींचा चला रहा है या दूर चला जा रहा है, कोई ऐसा इफेक्ट दिख रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, वो रीजन, वो एरिया क्या कहलाएगा, मैग्नेटिक फील्ड कहलाएगा। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, वो इमेजिनरी लाइन, ये जो दिखाया हूं, वो इमेजिनरी लाइन या कर्व लाइन जो यार इस मैग्नेटिक फील्ड में ड्रॉ हो रही है, ठीक है, ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो गई। तो ये तीन चीजें मैंने यहां से बता दिया। इसका प्रॉपर डेफिनेशन आपको किसी भी नोट्स वगैरह में मिल जाएगा। अगर आपको उसकी भी जरूरत है तो मैं पीडीएफ मेरे पास नोट्स है, मैंने बनवाया है, तो उसकी पीडीएफ मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप कमेंट सेक्शन में वो चीज बता दीजिएगा, ठीक है। तो हमारा मैग्नेटिक फोर्स हो गया, ये तीन चीज हो गई। अब देखिए, अब यहां पे पूछता क्या है, इंपॉर्टेंट क्या पूछता है कि प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, किस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक। तो पहली प्रॉपर्टी क्या होती है, तो पहली प्रॉपर्टी होती है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेंगी वो हमेशा नॉर्थ से निकलती हैं। कहां से निकलती है, नॉर्थ से ओरिजिनेट होती हैं, और कहां जाके गिरती हैं, साउथ पे गिरती हैं, ठीक है। नॉर्थ से ओरिजिनेट होती है और साउथ पे गिरती है, नॉर्थ से ओरिजिनेट होती है और साउथ पे गिरती है, पहली प्रॉपर्टी इसकी ये है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, ये कॉन्टिन्यूअस कर्व होता है, कॉन्टिन्यूअस क्लोज्ड कर्व बनाता है। क्या बनाता है, कॉन्टिन्यूअस क्लोज कर्व। अब कहोगे सर ये कैसे, तो मैं इसको डायग्राम से बहुत अच्छे तरीके से दिखा रहा हूं आपको। ये हमारा नॉर्थ हुआ, ये साउथ हुआ। हमने पढ़ा है कि नॉर्थ से निकलता है और साउथ पे जाता है, नॉर्थ से निकलता है और साउथ पे जाता है, ठीक। ये हुआ और ये हुआ, तो इधर से नॉर्थ से निकलेगा और साउथ पे जाएगा, नॉर्थ से निकलेगा और साउथ पे जाएगा।
इसका भी हमने फील्ड लाइन ऐसे बना दिया, ठीक है, ये हो गया। यहाँ हम नॉर्थ साउथ ऐसे छोटा छोटा मान लेते हैं। तो देखो क्या हो रहा है, नॉर्थ से निकल रहा है, साउथ पे जा रहा है, फिर यहाँ से ये क्लोज लूप बना ले रहा है। ये देखो आप अगर ध्यान से देख पा रहे हो तो ये देखो, मैं एक एक वाले से आपको दिखा दे रहा हूँ। ये ऐसे जाता है, नॉर्थ से निकलता है, फिर साउथ के थ्रू आता है, साउथ से फिर ये अंदर आता है और ये ऐसे बनता है। ये एक क्या बन रहा है, क्लोज्ड कॉन्टिन्यूअस कर्व बन रहा है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की दूसरी प्रॉपर्टीज ये होगी। तीसरी प्रॉपर्टीज क्या होती है कि जहां पे क्लोजनेस ज्यादा होगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, जहां क्लोजनेस ज्यादा होगी, क्लोजनेस मोर, वहां उसकी स्ट्रेंथ भी क्या होगी, ज्यादा होगी। स्ट्रेंथ भी क्या होगा, मोर। मतलब कि देखो क्लोजनेस का मतलब क्या है कि जहां पास पास रहेंगे, क्लोजनेस का मतलब कि जहां मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपस में एकदम चिपके चिपके रहेंगे। तो आपको कहां दिख रहा है, मैं बहुत सारे बना दे रहा हूं ऐसे, ये लीजिए, दूसरा मार्कर ले लेता हूं, ठीक है। ऐसे इधर से भी आ जाएगा, ऐसे इधर से भी आ जाएगा, ऐसे इधर से भी आ जाएगा, ऐसे। तो आपको क्लोजनेस कहाँ दिख रहा है, आप अगर बनाना देख पा रहे हो तो क्लोजनेस कहाँ दिख रहा है, तो आपको दिख रहा हो कि इस पोल के पास एक ये एरिया लिया मैंने और एक ये सेक्शन लिया है, एक ये सेक्शन लिया है। तो आपको खुद दिख रहा हो कि इस जगह पे हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है, एकदम क्लोज है, ठीक है। इस जगह पे क्या है, हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एकदम क्लोज है। तो क्लोजनेस कहाँ है, यहाँ ज्यादा है। इसलिए हमने शुरू में ही बताया था कि मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कहाँ होती है, पोल पे ज्यादा होती है। तो पोल पे अगर पूछेगा कि ज्यादा क्यों होती है, क्योंकि वहां मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपस में क्लोज बहुत ज्यादा होते हैं, आपस में क्लोज रहते हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होती है, ज्यादा होती है। कहाँ पे, इन पोल पे, इन पोल्स पे, ठीक है। और यहाँ पे देखिए आप, इनके बीच में क्या है, डिस्टेंस दिख रहा है कि नहीं, क्लोजनेस क्या है, बहुत मतलब पास पास नहीं है, बहुत दूर दूर है। तो यहाँ पे इसकी स्ट्रेंथ क्या होती है, कम होती है। यही रीजन होता है कि आप कभी भी, आप खुद अगर प्रैक्टिकली किए होंगे तो आप कभी भी किसी मैग्नेट को छोड़ोगे तो हमेशा वो इधर या इधर आके चिपकता है। आप अगर उसको मैग्नेट को लाके, जैसे ये मैग्नेट है मेरे पास, ठीक है, ये मैग्नेट मान लेता हूँ और ये एक और मैग्नेट मान लेता हूँ, ठीक। तो मैं इसको अगर ऐसे इसके बीच में चिपकाना भी चाहूंगा तो ये यहाँ नहीं चिपकेगा, ये तुरंत भागता है इधर, या तो इधर भागेगा। समझ पा रहे हो कि अट्रैक्ट करेगा, लेकिन ये इस पे नहीं करेगा क्योंकि स्ट्रेंथ यहाँ ज्यादा है, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ यहाँ ज्यादा है। तो ये भागेगा इस, या तो इस पोल पे या तो इस पोल पे। ये डिपेंड करेगा कि ये किस तरह का है, मतलब अगर ये नॉर्थ होगा तो साउथ की तरफ भाग जाएगा, साउथ होगा तो नॉर्थ की तरफ भाग जाएगा, ठीक है। अनलाइक पोल अट्रैक्ट ईच अदर वाला। तो ये बीच में नहीं आया, क्यों, क्योंकि बीच में मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या है, कम है। इसलिए आप कभी भी छोड़ते भी हो, दो मैग्नेट अगर साथ छोड़ोगे तो यहीं आगे चिपकता है, एंड पे ही। तो एंड पे चिपकने का रीजन यही है क्योंकि वहां पे क्लोजनेस ज्यादा होती है, उसकी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज या कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, कि कभी भी दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। ये आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया कि व्हाई टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। तो टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, क्यों। अब इस पॉइंट को समझने के पहले एक और प्रॉपर्टी समझना पड़ेगा कि जो टेंजेंट ड्रॉन होता है, टेंजेंट जो ड्रॉन होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पे, वो हमको डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बताता है। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मतलब कि अगर मैं यहाँ पे टेंजेंट का मतलब क्या होता है, आप अगर वो गैंग्स ऑफ वासेपुर देखोगे तो उसमें एक टेंजेंट और परपेंडिकुलर रहते हैं, ठीक है। तो बताता है कि एकदम गुरुजी मुझे टेंजेंट का नाम इसे दिए कि ब्लेड लेके और ऐसे वो मारता है कि एकदम टेंजेंट ऐसे कट करके निकल जाए। तो मैं यहाँ पे टेंजेंट बताना चाहूंगा। टेंजेंट मतलब ये चीज देख रहे हो आप। तो अगर मुझे डायरेक्ट ये टेंजेंट इस पे मैंने ड्रॉ किया, इसको टच करते हुए बस इसको ऐसे अगर ड्रॉ किया, तो ये टेंजेंट ही हमको इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन की क्या बताएगी, डायरेक्शन बताएगी, ठीक है। तो ये पॉइंट पता चल गया कि टेंजेंट अगर ड्रॉन करेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइन से तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बताएगा। और ये बोला कि दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। इसलिए नहीं करती हैं क्योंकि अगर दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर इंटरसेक्ट करेंगी, जैसे मैं यहाँ पे मान लो दिखा देता हूँ कि मान लो ऐसे कर रहा है, इधर ही देख लो, ये छोटा सा मैंने बनाया, आपको विजिबल हो पा रहा है कि नहीं, इधर दिखा देता हूँ। ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये मैंने ऐसे किया और मैंने दूसरा ऐसे बना दिया, ठीक, दूसरा मैंने ऐसे बना दिया। तो यहां पे क्या किया, इंटरसेक्ट कर गया। अब इंटरसेक्ट किया तो देखो इस पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट खींचूं तो एक टेंजेंट इधर जाएगा, एक टेंजेंट इधर आएगा।
तो इसी पॉइंट पे हमारे इस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की कितनी डायरेक्शन हो जा रही है? 2 डायरेक्शन हो जा रही है। कितनी हो जा रही है? 2 डायरेक्शन हो जा रही है। तो एक ही पॉइंट पे आप एक ही समय में 2 जगह तो भाग नहीं पाओगे ना, एक ही समय में एक ही डायरेक्शन में भाग पाओगे, सिंपल सी लॉजिक है। तो इसलिए आप एक समय में 2 जगह नहीं भाग पाओगे। तो यहां पे रीजन बस ये लिखना है, क्योंकि इनके टेंजेंट ड्रॉन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, सॉरी यहां पे टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड गेट 2 डायरेक्शन विच इज इम्पॉसिबल। जो क्या होगा? इम्पॉसिबल होगा। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन की कितनी डायरेक्शन हो जाती है? 2 डायरेक्शन हो जाती हैं, जो कि इम्पॉसिबल है। एक ही पॉइंट पे 2 डायरेक्शन कभी भी पॉसिबल नहीं है। ठीक, तो हमने क्या पढ़ा अभी तक कि मैग्नेटिक फील्ड क्या था, पहले मैग्नेट क्या था, मैग्नेट के पोल्स के बारे में पढ़ा, फिर नॉर्थ पोल साउथ पोल, फिर उनकी प्रॉपर्टीज पढ़ा मैग्नेट की कि वो पेयर्स में होने चाहिए, 2 पोल होने चाहिए और नॉर्थ से हाँ ठीक है 2 पोल होने चाहिए। फ्रीली हम सस्पेंडेड करेंगे तो नॉर्थ डायरेक्शन में और साउथ ज्योग्राफिकल नॉर्थ और ज्योग्राफिकल साउथ में क्या होगा? अपने आप वो वैसे ही वो घूम जाएगा अगर नीचे गिरेगा तो। ठीक, उसके बाद से हमने पढ़ा, क्या पढ़ा था कि हाँ कि लाइक जो पोल्स होंगे वो रिपेल ईच अदर करेंगे और अनलाइक पोल हमारे अट्रैक्ट ईच अदर करेंगे। ठीक, उसके बाद से हमने पढ़ा था मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फोर्स पढ़ा था, जो मैग्नेटिक मटेरियल और मैग्नेट के बीच में जो फोर्स लग रहा था उसको मैग्नेटिक फोर्स कह रहे थे। फिर हमने क्या पढ़ा? मैग्नेटिक फील्ड पढ़ा। तो मैग्नेटिक फील्ड में क्या था? वो रीजन या वो एरिया जिसके अंदर कोई भी अगर मैग्नेटिक मटेरियल आता है तो उस पर मैग्नेटिक फोर्स अफेक्ट हो रहा हो या मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस वो कर रहा हो, तो उस एरिया उस रीजन को हम क्या कहेंगे? मैग्नेटिक फील्ड कहेंगे। ठीक, उससे हमारा जनरेट हुआ एक इमेजिनरी लाइन या कर्व लाइन जो मैग्नेटिक फील्ड में बन रही थी, उसको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहते थे। उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या था कि मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है? तो पहला प्रॉपर्टी यही है कि वो नॉर्थ से निकलेगा और साउथ पे क्या होगा? नॉर्थ से ओरिजिनेट होगा और साउथ पे गिरेगा, फॉल करेगा, ऐसे समझ लो, या एंड हो जाएगा, साउथ पे एंड हो जाएगा। ठीक, ये आउटसाइड द मैग्नेट की बात है। आउटसाइड मैग्नेट डायरेक्शन किधर रहेगी हमारी? नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से ओरिजिनेट होगा, साउथ पे एंड हो जाएगा। दूसरा, ये कर्व कैसे बनाएगा? कॉन्टिन्यूअस क्लोज कर्व बनाएगा। तीसरा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती है, क्लोजनेस जहां ज्यादा होगा वहां उसकी स्ट्रेंथ भी क्या होगी? ज्यादा होगी। फिर चौथे पॉइंट पे आप ये रखिएगा, 5वें पे रखिएगा। चौथा क्या है कि टेंजेंट अगर मैं कहीं भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पे ड्रॉन करूंगा तो वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगी। ठीक, फिर पांचवा था कि 2 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के वहां 2 डायरेक्शन हो जाती हैं जो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इतनी चीजें हमने अभी डिस्कस कर ली। अब मैं इसको रब करता हूं और फिर मैं आगे का डिस्कस करता हूं। तो बच्चों, हमने अभी तक पढ़ लिया है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वगैरह। अब आते हैं कि एक ओस्टेड ने एक्सपेरिमेंट किया था। ओस्टेड एक साइंटिस्ट है, ये नाम था उनका, ओस्टेड एक्सपेरिमेंट। ये आपके एग्जाम में शायद पूछे, फिर भी मैं आपको ये थोड़ा समझा दे रहा हूँ, क्योंकि आपको ये समझोगे तभी आप आगे चीज़ों को भी लिंक कर पाओगे कि ये ऐसे ऐसे क्यों हो रहा है। ठीक है, इसके पहले एक चीज़ और मैं बता दे रहा हूँ जो मैं आगे बताने वाला था सोलेनॉइड वगैरह में, लेकिन यहाँ मैं बता दे रहा हूँ कि जो ये नॉर्थ साउथ मैंने लिखा था। ठीक, तो यहाँ पे मैंने बड़ा अच्छे तरीके से बताया था कि डायरेक्शन नॉर्थ से निकल रही है और साउथ पे जा रही है। ठीक है, नॉर्थ से निकल रही है और साउथ पे जा रही है। ये रहा आपका। ठीक, अब देखो क्या बताने जा रहा हूं कि आउटसाइड द मैग्नेट, 2 चीजें हैं यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें, इसको समझिएगा। अगर आउटसाइड द मैग्नेट डायरेक्शन पूछेगा, कहां पूछेगा? आउटसाइड द मैग्नेट, तो डायरेक्शन हमारी कहां से कहां होगी? नॉर्थ से साउथ। आउटसाइड द मैग्नेट मतलब इस मैग्नेट के बाहर, तो कहां जा रही है? नॉर्थ से निकल रही है, साउथ पे आ रही है, नॉर्थ से निकल रही है, साउथ पे से आ रही है। लेकिन वही अगर इनसाइड द मैग्नेट पूछेगा, इनसाइड द मैग्नेट, तो आप भूलकर नॉर्थ से साउथ मत लिखिएगा। क्यों? क्योंकि आपको खुद इस फिगर से क्लियर हो रहा होगा कि इस मैग्नेट के अंदर नॉर्थ साउथ आउटसाइड से जा रही है, लेकिन इनसाइड से यहां से स्टार्ट हो रहा है, तो ये साउथ टू नॉर्थ। ये अगर मैं एरो बनाऊं तो कुछ ऐसे आ रहा है, ये देख रहे हो आप? ठीक है, कुछ ऐसे एरो बनेगा। तो अंदर इनसाइड द मैग्नेट साउथ टू नॉर्थ डायरेक्शन होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की,
और आउटसाइड द मैग्नेट नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन होती है। फिर जो आउटसाइड द मैग्नेट जो हमारे मैग्नेटिक फील्ड होती है वो नॉन यूनिफॉर्म होता है, नॉन यूनिफॉर्म होता है, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। और इनसाइड द मैग्नेट कैसा होता है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसको कहेंगे, जहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमारी क्या होंगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होंगी, पैरेलल होंगी। अगर पैरेलल कहीं भी, मतलब अगर पूछे कि व्हाट इज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो बता देना कि जहां पे हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है, पैरेलल होती है। ये डायग्राम आप बना दोगे तो आपको वो टीचर समझ जाएगा कि आपको आता है, ठीक है। ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, यहाँ वही चीज हो रही है, ये यूनिफॉर्मली होती है, ऐसे ऐसे बनता है अंदर, ठीक है। इक्वल डिस्टेंस पे ऐसे पैरेलल होते हैं, तो ये अंदर कैसा होता है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होता है, और बाहर की तरफ नॉन यूनिफॉर्म होता है, ठीक। और बाहर की तरफ हमारा डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ होता है, और अंदर की तरफ साउथ टू नॉर्थ होता है, ठीक है। अब आते हैं ओस्टेड एक्सपेरिमेंट पे। तो ओस्टेड ने क्या एक्सपेरिमेंट किया, कुछ तो खेला किया होगा तभी इनका नाम इसमें आ गया है। तो खेला ये किए थे कि ये भी जो एक्सपेरिमेंट ये जो भी किए थे ये अनजाने में किए थे, इनका कोई इरादा नहीं था ये करने का, ये हो गया। क्या कर रहे थे वो, सर्किट बनाए थे, ये बल्ब बनाया, ठीक है, 0 वाट का, ठीक। और ये हुआ तुम्हारा बैटरी। कुछ छूट रहा है क्या, स्विच विच भी लगा दो, करंट को ऐसे सप्लाई कर दो, बल्ब हमारा ऐसे जल गया, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ठीक। तो ऐसा उन्होंने लगाया, बल्ब जला रहे थे, तो यहाँ पे क्या रखा था, मैग्नेट। क्या रखा था, मैग्नेट। मान लो यहाँ 0 है, ऐसे 1 2 3 करके कुछ ऐसे लिखा होगा। पहले के लोग, जब मैग्नेट आया नहीं था तो पहले के लोग डायरेक्शन किससे नापते थे, मतलब मैग्नेट आया था वो ये सब चीज़ें जो आप आज के दौर में देख रहे हो वो सब चीज़ें नहीं थी। तो पहले के लोग डायरेक्शन के लिए क्या यूज करते थे, तो मैग्नेटिक कंपास यूज करते थे। अगर ओल्ड मेथड पूछा तो वो मैग्नेटिक कंपास आप लिख लेना, ठीक। पिछली बार ये शायद किसी सैम्पल पेपर में था तो मुझे याद आया तो मैंने बता दिया आपको। अब देखिए ऐसे कुछ नंबरिंग दी रहती है, ठीक है, मान लेते हैं मैग्नेटिक कंपास ही है ये। और मैग्नेटिक कंपास एक ऐसी चीज होती है ना कि उसमें थोड़ा सा भी अगर उसको मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा या मैग्नेटिक फील्ड का उसको अगर आभास होगा, एक्सपीरियंस होगा, तो वो तुरंत डिफ्लेक्ट कर देगा। इसमें जो नीडल होगी ये 0 पे ऐसे है, वो तुरंत डिफ्लेक्ट हो जाएगा अगर इसके पास थोड़ा भी मैग्नेटिक फील्ड इसको अगर पता चल जाएगा कि आसपास है, ठीक है। तो ऐसे थे, इन्होंने क्या किया कि अभी ये बल्ब नहीं जलाए थे, तो इन्होंने आया कुछ यहाँ कर रहे होंगे अपना खेल इलेक्ट्रिसिटी से लेके, तो इन्होंने ऐसे स्विच ऑन किया तो बल्ब जल गया, और इन्होंने तुरंत उसी टाइम देखा कि इसमें डिफ्लेक्शन हो गया। समझे कि इसमें क्या हुआ, डिफ्लेक्शन हो गया, इधर बल्ब जला, डिफ्लेक्शन इसमें हो गया। उन्होंने कहा, फिर उन्होंने कहा ये क्या हो गया, उन्होंने कहा ऐसे गलती से हो गया, उन्होंने स्विच ऑफ कर दिया, तो यहाँ बल्ब भी ऑफ हो गया और ये ससुरा वापस अपने 0 पे आ गया। कहा ये क्या खेल है, फिर उन्होंने स्विच ऑन किया, फिर बल्ब जला और फिर इसमें डिफ्लेक्शन हो गया। तब उनको लगा, तब उन्होंने ये रियलाइज किया, अच्छा मतलब हम किसी बॉडी के अंदर मैग्नेट इफेक्ट ला सकते हैं ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट की वजह से इसमें डिफ्लेक्शन हो रहा है, इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो हो रही है इस मैग्नेटिक कंपास में। समझे, तो इसी चीज को लेकर हम इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाते हैं, इसी चीज को लेकर हम मोटर में यूज करते हैं, तो इसलिए ये चीज जानना जरूरी था, ठीक। अब आते हैं हम कि मैग्नेटिक, अगला टॉपिक क्या है, हाँ, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर। टॉपिक भूल जाता हूं, कोई बात नहीं, कॉन्सेप्ट नहीं भूलना चाहिए, ठीक है। तो क्या है टॉपिक, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है। तो देखो स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर बोलेगा या मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर लूप बोलेगा या मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड बोलेगा, ये 3 चीज है, ठीक। इन तीनों चीज में तीन चीजें इंपॉर्टेंट रखनी है, तीनों चीज में 3 चीजें इंपॉर्टेंट रखनी है। पहला, उस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का शेप क्या बनेगा, ये मैं जनरल लिख रहा हूं, अभी इसके अंदर नहीं घुस रहा हूं। 3 चीजें हम पढ़ेंगे, पहला कि शेप ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होगा, ठीक। दूसरा
कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होगा, कि कैसे उस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन हम पता करेंगे। और तीसरा क्या होगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करेगी, डिपेंड ऑन विच फैक्टर। तो ये 3 चीज अगर आप पकड़ लिए, इन तीनों को आपने अगर गठरी बांध ली, तो आपको उसके बाद से स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर पूछे या सर्कुलर लूप पूछे, किसी भी तरीके से कुछ भी पूछे सोलेनॉइड, सर्कुलर लूप, स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर में, तो आप ये 3 चीजों को पकड़ लोगे तो आपसे गलती कभी नहीं होगी और इसमें नंबर आपको मिल जाएंगे। और ये 3 चीजों बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं, लेकिन इसका एप्लीकेशन पे आ सकता है, डायरेक्ट पूछ सकता है, लेकिन ये पूछा जाता है। तो अभी तक मैंने जितना पढ़ा है उसमें मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज या कैरेक्टरिस्टिक्स, और ये चीज, और उसके पहले वो आउटसाइड द मैंने डायरेक्शन वाला जो था, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि ये बहुत बार बोर्ड में पूछा गया है, इसलिए उसको आप जरूर ध्यान से पढ़ लेना, यहाँ समझ लेना। अगर मैं फिर बोल रहा हूँ नोट्स चाहिए हुआ तो आप बता देना, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, कमेंट सेक्शन में आप उसको बता देना, वरना आपके पास खुद के नोट्स होंगे, अगर आपने कहीं से भी बनाए होंगे उस नोट्स के थ्रू आप खोल के बैठ जाओ और यहाँ से फटाफट रिवीजन करते रहो। अगर आपको आवाज़ धीमे लग रही हो तो आप 1.5x पे करके भी अपना टाइम बचा सकते हो और रिवीजन कर सकते हो, लेकिन रिवीजन कर लेना। ठीक है, अब हम डील करेंगे इन्हीं तीनों चीज़ों को, मतलब मैं स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर पढ़ूंगा तब भी इन्हीं 3 चीज़ों को डील करूंगा, सर्कुलर लूप पढ़ूंगा तब भी इन्हीं 3 चीज़ों को डील करूंगा, और सोलेनॉइड पढ़ूंगा तब भी इन 3 चीज़ों को ही डील करूंगा। ठीक है, तो आइए तो पहले बनाते हैं डायग्राम, फिर देखते हैं क्या चीज चल रही है। ठीक, तो देखिए स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर का मतलब क्या है कि एक ऐसे कंडक्टर स्ट्रेट है। 1 मिनट रुकिए, मैं इंक भर लेता हूं क्योंकि ये मार्कर हल्का चलने लगा है। देरी के लिए खेद है और आपके पैंट में छेद है। मजाक था, ठीक है, लाइट मोड में रहो, मजे में पढ़ो, बोर नहीं होना है। चलो, ये रहा मेरा स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर। ठीक, अब इसमें जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड बनता है वो कैसा बन रहा है, ये कहोगे सर सर्कल बन रहा है, सर्कल बन रहा है, लेकिन इसका एक नाम है, क्या नाम है, तो कंसेंट्रिक सर्कल बन रहा है। अब ये भला क्या चीज़ है। ठीक, मैं एक यहाँ पे भी बना दे रहा हूँ। ठीक है, और इसमें मैंने करंट की डायरेक्शन ऐसे दी है कि हमारा करंट ऐसे अपवर्ड फ्लो कर रहा है। बस अभी मैंने नहीं बताया कि मैग्नेटिक फील्ड किधर से किधर जा रही है, वो हम करंट की मदद से निकाल लेंगे। ठीक है, अब देखो सर्कल तो समझ में आ गया था, लेकिन ये कंसेंट्रिक सर्कल क्या चीज होती है, तो कुछ नहीं होता। सर्कल के अंदर जब सर्कल रहता है इसे वो कंसेंट्रिक सर्कल कहते हैं। तो इसका शेप कैसा बना, पहला चीज इसका शेप कैसा बना, तो शेप कैसा बना, कंसेंट्रिक सर्कल, मैग्नेटिक फील्ड का जो शेप बना है कंसेंट्रिक सर्कल्स। ठीक, दूसरा इसका डायरेक्शन कैसे नापेंगे, मतलब कैसे बताएंगे, तो डायरेक्शन को हम बाई राइट हैंड थंब रूल, वीडियो देखे हो 4 मिनट वाली, राइट हैंड थंब रूल और फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, नहीं देखो तो देख लो, प्लेलिस्ट में है। ठीक है, इस डिस्क्रिप्शन में डाल भी दूंगा, अच्छे से क्वेश्चन के थ्रू मैं समझाया हूँ, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बाय राइट हैंड थंब रूल यहाँ तो बताऊंगा ही, बट वहाँ क्वेश्चन के थ्रू बताया हूँ। ठीक है, तो क्या होगा, डायरेक्शन बाय राइट हैंड थंब रूल। तो ठीक है, अब बाय राइट हैंड थंब रूल कैसे निकाले, तो बाय राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है कि जो थंब हमारा होता है, थंब को हम करंट की डायरेक्शन में रखेंगे, करंट की डायरेक्शन, हिंदी में लिखने में कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ लोगे यार, हिंदी इतना तो जानते ही होगे। ठीक, तो थंब करंट की डायरेक्शन में रखेंगे, और जो हमारा 4 फिंगर होगा ये, या करली फिंगर बोल सकते हैं, करली या 4 फिंगर बोलते, क्या बोलते हैं, 4 उंगलियां, यही समझो तुम कि 4 फिंगर्स मैं लिख दे रहा हूँ, अंग्रेजी में थोड़ा वीक हूँ। तो करली हो या 4 फिंगर्स हो, करली फिंगर्स या 4 फिंगर्स, ये हमको क्या बताएंगे, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएंगे। क्या बताएंगे, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो ये अप्लाई करते हैं, और क्या,
हथियार मिल गया, चलाते हैं। तो करंट कहाँ है? ऊपर। तो ये अपना थंब को क्या करूंगा मैं? ऊपर लगाऊंगा और ऐसे लपेटूंगा। ठीक, यहाँ पे आता हूँ, मैंने थंब को ऊपर किया और लपेटा। लपेटे पे क्या पता चल रहा है? ये थंब किया और ये मैं ऐसे लपेट रहा हूँ। यहाँ देखो, ये थंब किया और मैं ऐसे लपेट रहा हूँ। तो ये थंब क्या है? हमको करंट के डायरेक्शन में रखना है। और ये चारों उंगली जिधर आ रही है वही हमारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगी। ठीक, तो मेरी उंगली कैसे आ रही है? ऐसे आ रही है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे होगी? ऐसे होगी। ये इधर से और फिर इधर की तरफ जा रही है, फिर ये ऐसे करके इधर की तरफ जा रही है। ठीक है, और अच्छे से बना दो सुंदर तरीके से, ताकि मज़ा भी तो आए देखने में। क्या ही घटिया तरीका है भाई ये। ठीक, तो अब देखो ये कौन सा होता है? ये क्लॉकवाइज होता है कि एंटी क्लॉकवाइज होता है? तो भैया घड़ी तो इसे चलता है सर, तो क्लॉकवाइज ये होता है, तो इसे उल्टा चल रहा है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया। तो इससे आप क्या सीखे कि अगर करंट अगर अपवर्ड डायरेक्शन में रहेगा, करंट अगर अपवर्ड डायरेक्शन में रहेगा तो हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन होगी वो कहाँ होगी? एंटी क्लॉकवाइज। समझे कि नहीं? ठीक, इसको बनाने की जरूरत नहीं थी, एक चीज समझ गए। मैं दूसरा अलग से बना के दूसरा डायरेक्शन वाला भी समझा देता हूं, और ये आप लोग निकालोगे, मैं नहीं निकालूंगा। ठीक है, ये मैंने बनाया और ये कंसेंट्रिक सर्कल मैंने फिर से बना दिया। ठीक, और ये मैंने करंट इसमें इस बार नीचे दे दिया। कहो भाई इसमें तो ऊपर था, इसमें नीचे हो गया, अब क्या करें? कुछ नहीं पगले, सेम चीज। थंब क्या दिखाता है? करंट के डायरेक्शन। तो जिधर डायरेक्शन उधर थंब कर दो ना यार। ये मैंने थंब किया ऐसे, थंब नीचे मारा और फिर मेरी उंगली कैसे जा रही है? ऐसे थंब नीचे मारा तो उंगली कैसे जा रही है? ऐसे जा रही है। ये चारों उंगली ऐसे लपेटो, ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। तो अब मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन कैसे? ऐसे हो गई। तो इधर मेरा हो जाएगा ये, और फिर ये ऐसे घूम रही है, ऐसे घूम रही है, तो ये हो गया। ठीक, तो अब कैसे घूम रही है? ऐसे घूम रही है। तो ये क्या होता है? 12 1 2 3 4, मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो हमने यहां से क्या सीखा कि अगर करंट हमारा डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहेगा, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या होगी? क्लॉकवाइज। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट था दूसरा पॉइंट। शेप कंसेंट्रिक सर्कल होता है, दूसरा डायरेक्शन हम ऐसे निकालते हैं। आपको फिगर बना के भी दे सकता है, एप्लीकेशन बेस्ड आ रहा है ना भाई आप में, तो ऐसे बना के दे देगा और कहेगा बताओ इसमें मैग्नेटिक फील्ड के लाइंस की डायरेक्शन किधर है। यहाँ हो सकता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दे दे और कहे करंट की डायरेक्शन बताओ। तो कुछ नहीं, जिधर दिया रहेगा ऐसे करो, थंब जिधर जाएगा वही हमारा करंट की डायरेक्शन हो जाएगी। ठीक है, तीसरा हमारा पॉइंट होता है कि इसकी स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करती है। तो मैं यहीं लिख देता हूं तीसरा, स्ट्रेंथ। तो स्ट्रेंथ इसकी दो चीज पे डिपेंड कर रही है। पहला करंट पे, सिंपल सी बात है, करंट की मात्रा जितनी बढ़ाओगे मैग्नेटिज्म भी इसके अंदर क्या होगा? उतना ज्यादा जनरेट होगा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी उतनी क्या होगी? ज्यादा बनेगी, तो उसकी स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा बढ़ेगी। तो करंट पे डिपेंड करता है। दूसरा कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। ठीक, अब यहां पे क्या सर्कल है तो रेडियस मान सकते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस या रेडियस कह सकते हैं। मतलब कि जो फील्ड लाइन जितनी दूरी पे रहेगी उसकी स्ट्रेंथ उतनी कम रहेगी। ये आपके प्रीबोर्ड में पूछा था। ठीक है, तो आपके नहीं, जो मेरे स्टूडेंट हैं उनके प्रीबोर्ड में पूछा था। ठीक, तो अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के जो पास में रहेंगे, जैसे ऐसे क्वेश्चन क्या पूछा था, ऐसे दे दिया था, यहाँ P दिया था और ऐसे Q दे दिया था और ऐसे R दे दिया था, और पूछा था कि सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कहाँ होगी। तो आपको पता है कि जो ज्यादा दूर रहेगा तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, डिस्टेंस ज्यादा दूर रहेगी तो उसकी स्ट्रेंथ उतनी कम होगी, जो जितना पास होगा उसकी स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होगी। सिंपल सी बात है। तो P की स्ट्रेंथ क्या होगा? ज्यादा होगी, और R की स्ट्रेंथ सबसे कम होगी। ठीक है, तो इस तरह के भी क्वेश्चन आपने पूछे जाते हैं। तो ये दो फैक्टर पे हमारा स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर का क्या होता है? डिपेंड करता है। ठीक, तो जितनी चीजें इससे बन सकती थी मैंने वो बना दिया, एक क्वेश्चन में छोटा सा करा दिया और तरीका भी बता दिया कैसे क्या क्या करना है। अब हम डील करेंगे किससे? सर्कुलर लूप वाले से। ठीक, सर्कुलर लूप भी कुछ नहीं है, सेम उसकी प्रॉपर्टीज सब कुछ सेम रहती है, उसमें भी कंसेंट्रिक सर्कल बनेगा, ये सारी चीजें सेम रहेंगी। यहाँ पे बस एक चीज बढ़ जाता है
बाकी और डायग्राम उसका थोड़ा सा अलग हो जाता है, बाकी सारी चीजें सेम होती हैं। तो मैं इसको रब करके वो भी कराता हूँ, ठीक है। तो बच्चों अब हम दूसरा पढ़ने जा रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट थ्रू कॉइल या सर्कुलर लूप। ये मैंने एक सर्कुलर लूप टाइप बना दिया, सर्कल दिख तो नहीं रहा है, मान लेना थोड़ी डायग्राम मेरी गंदी है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, ठीक है। तो देखो करंट की डायरेक्शन हमें इसमें गिवन है। अब इसमें हमको क्या बनाना है, इसमें भी हम तीन चीज फाइंड करेंगे, शेप, दूसरा डायरेक्शन, तीसरा उसकी स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करती है, ठीक है। तो देखो अब मैं अगर ध्यान से देखूं, मैं इसको अगर ऐसे जूम करके लिखता, मतलब मैं थोड़ा सा और अच्छा बना देता हूँ यहाँ पे, ये कुछ ऐसे है, कुछ ऐसे है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको इतने सेक्शन को अगर काट के मैं जूम करके देखता, तो यहाँ से यहाँ आपको थोड़ा दिख रहा है कि थोड़ी स्ट्रेट लाइन की तरह ही बिहेव कर रहे हैं। मतलब जैसा अभी मैंने स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर पढ़ा था, तो कुछ वैसा ही ये स्ट्रेट नहीं दिख रहा है, यहाँ भी आप देखोगे कुछ है वैसा ही स्ट्रेट नहीं दिख रहा है, समझ रहे हो। मतलब इतने सेक्शन को अगर मैं काट के दिखाऊं तो ये कुछ ऐसे स्ट्रेट बनेगा, फिर वही एक पॉइंट और यहाँ पे फिर एक कंसेंट्रिक सर्कल बनने लगेगा, ठीक है। तो यही चीज़ मैं यहाँ कर रहा हूँ, तो एक यहाँ पे स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर की तरह ही ये काम कर रहा है। तो यहाँ पे हमारा क्या बनेगा, कंसेंट्रिक सर्कल बनेगा, कंसेंट्रिक सर्कल बनेगा, कंसेंट्रिक क्या बनेगा, सर्कल, ठीक। सेम यहाँ पे भी वही चलेगा, आई में इसी मान लेता हूँ, यहाँ पे भी क्या होगा, वही चलेगा, कंसेंट्रिक सर्कल बनेगा, कंसेंट्रिक सर्कल बनेगा, कंसेंट्रिक सर्कल बनेगा, कंसेंट्रिक सर्कल बनेगा। अब बस कर भाई, बहुत बन गया, हो सकता है इधर का आपको विजिबल भी ना हो, थोड़ी लाइट की दिक्कत होती है, बट आप समझ रहे होगे यहाँ कंसेंट्रिक सर्कल बन रहा होगा, ठीक है। अब देखो ये ऐसे बनते 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 ये बीच में से स्ट्रेट हो जाता है। अब आप कहोगे ये कहाँ से आ गया, कहोगे ना सर ये कहाँ से आ गया, तो कहीं से नहीं आया, मैं यहाँ छोटे पैमाने दिखा रहा हूँ क्या होता है, रफली दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये मैंने ऐसे बनाया, यहाँ पे मारा और एक यहाँ पे मारा, ये बन रहा था मेरा, ये बनता जा रहा था, ये बन रहा था, ये बनता जा रहा था, ये बनता जा रहा था ऐसे। फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, ये अगला ऐसे रोटेट करके ऐसे जा रहा है, ये अगला यहाँ से कंसेंट्रिक सर्कल ऐसे बना, ये एक दूसरे को टच नहीं करेंगे, याद रखिएगा, ये दोनों आपस में एक दूसरे को टच नहीं करेंगे, टच करेंगे तो इंटरसेक्ट करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे तो दो डिफरेंट डायरेक्शन हो जाएगा, जो पॉसिबल नहीं है। तो ये टच नहीं करते हैं, ये बहुत ही माइन्यूटली ऐसे ऐसे करके निकलेंगे, ऐसे ऐसे, ये देखो, और ये जैसे बड़े बड़े होते जाएंगे, तो आपको यहाँ से लगभग आप समझ लो, यहाँ से यहाँ तक आपको थोड़ा स्ट्रेट नहीं दिख रहा है, ये समझ रहे हो। ऐसे मान लो कि मैं इसको थोड़ा सा और इधर बना देता हूँ, मान लो मैं एक और लाइन इसके बाद निकालता, तो मैं इसके बाद अगर निकालता तो कैसे आता है, ये मान लो ऐसे यहाँ से ऐसे आता है, इसको टच नहीं कर रहा है, ठीक है। मैं मार्कर थोड़ा मोटा है, ये ऐसे ऐसे आएगा, ऐसे ऐसे आएगा, फिर ये ऐसे निकल के ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मेरी कुछ ऐसे फिर आगे ऐसे बनेगी। तो आपको दिख रहा है कि यहाँ से यहाँ तक कुछ स्ट्रेट ही है, ये स्ट्रेट ही है, तो मैंने वही चीज़ को यहाँ दिखाया है, ठीक है। इधर से उधर आते लेकिन ये आपस में मिलते नहीं है, याद रखिएगा। तो कुछ डायग्राम ऐसे बनता है। अब हम क्या करेंगे, तो पहला हमने क्या किया, शेप निकाल लिया, तो लिख लेते हैं भाई शेप कैसा होगा, शेप कैसा होगा भाई, तो कंसेंट्रिक सर्कल। फिर डायरेक्शन सेम वही, क्या, राइट हैंड थंब रूल, ठीक, राइट हैंड थंब रूल दोनों में लगाते हैं। इधर करंट की डायरेक्शन किधर है, ऊपर है, और इधर नीचे है, तो इधर ऊपर है करंट की डायरेक्शन, तो थंब उधर करो, लपेटो, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किधर आएंगी, ऐसे आ रही हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। क्या किया मैंने, करंट की डायरेक्शन में उंगली रखी, ऊपर जा रहा था और मैंने ऐसे लपेटा, तो ये लपेटा तो ये कैसे आ रहा है, ऐसे तो आ रहा है। मतलब अगर मैं ये अगर ऐसे रहता, करंट ऐसे रहती, तो मैं इसको लपेटता तो कैसे आता है, ये ऐसे तो घूमता मैग्नेटिक फील्ड लाइन, मैं ऐसे देखो घुमा रहा हूँ, हाथ ऐसे कर रहा हूँ ना, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे घूमती, ये क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गया, ठीक। तो इधर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो जाएगा, और इधर करंट डायरेक्शन किधर हो जाएगी, तो इधर क्या है, करंट नीचे है, मतलब करंट नीचे डायरेक्शन में, तो ये मैंने अंगूठा इधर रखा और मैंने फिर ऐसे खींचा, ये लपेटा, तो करंट डायरेक्शन अब ऐसे हो रही है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, क्लॉकवाइज हो गया।
तो ये मैंने किया और ऐसे आया, तो ये हमारा कुछ ऐसे बन जाएगा। और एकदम सेंटर में स्ट्रेट, हमको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे दिखेंगी? स्ट्रेट दिखेंगी, ठीक है। तो ये हमारा हो गया डायरेक्शन। अब इसकी स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करती है? तो तीन चीज पे, यहां भी पहली दो चीज क्या थी? हाँ सही पकड़े हो, कि करंट पे, कि मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, करंट जितना बढ़ाएंगे उसकी स्ट्रेंथ भी क्या होगी? बढ़ती जाएगी। दूसरा, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, मतलब डिस्टेंस जितना बढ़ेगा उसकी स्ट्रेंथ उतनी कम रहेगी, वो उतना वीक मैग्नेट होगा, मतलब उसके अंदर उतनी मैग्नेटिक फोर्स कम लगेगा। सिंपल सी बात है यार, कोई तुम्हारे पास में रहेगा तब ना खींचे रहोगे, एकदम मस्त पकड़ के उसको पकड़े रहोगे। लेकिन अगर वो तुमसे दूर रहेगा, कोई अगर मतलब कोई भी लोग अगर दूर रहेगा तो तुम्हारे उनके बीच में क्या इंटरेक्शन कम होगा, फोर्स क्या होगा? कम लगेगा। पास में रहेगा तो उसको एकदम चिपकाए रहोगे। सेम यहाँ भी कंडीशन है कि डिस्टेंस दूर होगी तो उसकी स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। सिंपल सी बात है, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा? वीक हो जाएगा। लेकिन जैसे पास में रहेगा तो मैग्नेटिक फोर्स स्ट्रांग हो जाएगा, तो उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। तीसरा यहाँ आ जाता है, पहला दूसरा ये था। तीसरा यहाँ आता है कि मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स। उस वायर्स के जितने नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाए जाएंगे उसकी मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगी? उतनी बढ़ जाएगी। तो ये तीन प्रॉपर्टी आप सर्कुलर लूप के अंदर, कंसेंट्रिक सर्कल शेप होता है, राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल में वही फिर बताना होगा, थंब घुमाओ, सेम चीज, ठीक। करंट वही, और ये डिस्टेंस बोल ले, यहाँ रेडियस जो भी तुम बोल लो, तो उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है और नंबर ऑफ टर्न्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये एक चीज क्या हुई है? बड़ी है, ठीक है। अब हम बात करेंगे किसके? सोलेनॉइड के, ठीक बच्चों। अब हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो इसमें भी वही तीन चीज पढ़ेंगे, पहले शेप, फिर डायरेक्शन, देन इसके स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करती है। अब ये थोड़ा सा अलग हो जाता है, क्योंकि इसी को मतलब हम बेस रख के, या इसी फिनोमेना को हम रख के ही अपना इलेक्ट्रोमैग्नेट वाला जो टॉपिक है वो पढ़ते हैं, ठीक है। टेम्पोररी मैग्नेट होता है हमारा, जो मोटर इसी पे काम करता है कि स्विच ऑन किया तो बिजली चल रही है और मैग्नेटिज्म उसके अंदर आ रहा है, स्विच ऑफ कर दिया तो उसमें मैग्नेटिज्म आना, मतलब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आना बंद हो गया, क्योंकि उसमें करंट ऑफ हो जा रहा है, ठीक। तो एक टेम्पोररी मैग्नेट वाला ही काम करता है यहाँ पे, लेकिन स्ट्रॉन्ग टेम्पोररी मैग्नेट है, ठीक है, इसलिए इसको हम पढ़ रहे हैं। तो होता क्या है, देखो ये एक तरह का क्वाइल ही होता है, क्वाइल के शेप में होता है, लेकिन इसके ऊपर एक हम इंसुलेटेड वायर का क्या करते हैं, ये जो वायर मैंने ऐसे रेड से मैंने इसको दिखाया, इंसुलेटेड कॉपर वायर, ठीक है। इंसुलेटेड कॉपर वायर का हम क्या करते हैं, ऊपर से रैप कर देते हैं एक सिलेंडर के फॉर्म में। एक टाइप ऑफ कॉइल होता है जिसपे हम इंसुलेटेड कॉपर वायर को रैप कर देते हैं एक किसके फॉर्म में? सिलेंडरिकल के फॉर्म में, ठीक। अब देखो अब ऐसे रखते हो सिलेंडर को कि उसकी लेंथ जो होती है वो लार्जर रखते हैं एज कंपेयर टू डाया, मतलब समझो ऐसे ही, देखो इसकी डाया कितनी है? छोटी है। डाया तो यही होता है ना, ये डाया, और इसकी लेंथ क्या है? लंबी है, ठीक। तो ऐसे समझो, यही हमारा एक तरह का सोलेनॉइड हो गया, बात समझो, ठीक। मैग्नेटिक फील्ड, अब इसमें क्या खासियत है? तो इसकी खासियत ये है कि जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो इसके अंदर, इस सोलेनॉइड के अंदर, ठीक है। अभी आप कहोगे सर ये तो बार मैग्नेट की तरह लग रहा है, तो हाँ, सोलेनॉइड भी एक तरह का बार मैग्नेट ही होता है। जो बार मैग्नेट की प्रॉपर्टी होती है वो सारे सोलेनॉइड की प्रॉपर्टी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि इट इज ए बार मैग्नेट, या इट इज लाइक ए बार मैग्नेट, ठीक। तो बार मैग्नेट की तरह ही होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड इस सोलेनॉइड, ये सोलेनॉइड हमने बनाया है नॉर्थ साउथ करके, तो इस सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है? स्ट्रांग होती है, जबकि आउटसाइड द सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होती है? वीक होती है, ठीक। इसको और स्ट्रांग बनाने के लिए हम सॉफ्ट आयरन कोर भी डाल देते हैं। सॉफ्ट आयरन कोर इसलिए डालते हैं क्योंकि आयरन की रिटेंटिविटी क्या होती है? बहुत कम होती है। रिटेंटिविटी क्या होती है? क्यों? रिटेंटिविटी मतलब आप कितनी देर तक मैग्नेटिक फील्ड को रोक, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ को या मैग्नेटिज्म को रोक पा रहे हो। जब रोकेगा ही नहीं तो वो क्या, इसकी लेस होती है, लेस रिटेंटिविटी होती है। अभी मैं बताऊंगा अगले पॉइंट में, ठीक है। इट इज लाइक अ बार मैग्नेट हो गया। और इसमें क्या है? नॉर्थ और साउथ हो गए, करंट हमारे यहाँ पे फ्लो हो रहा है, अपना चल रहा है। तो अब इसमें जो बार मैग्नेट का हमने पढ़ा था वही सारी चीज इसमें पढ़ेंगे। अब देखो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इनसाइड द, वहां भी मैंने पढ़ाया था ये, इनसाइड द सोलेनॉइड, इनसाइड द सोलेनॉइड जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड होता है वो कैसा होता है? यूनिफॉर्म होता है। क्यों भैया? क्योंकि तुम्हें दिख रहा है भाई ये कैसे है, आपस में पैरेलल है, या कहें कि सोलेनॉइड की जो एक्सिस है उसके पैरेलल में है। तो ये कैसे होंगे?
यूनिफॉर्म होंगे, और इनके डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होगी, साउथ टू नॉर्थ। आउटसाइड कैसे होंगे, सेम चीज, नॉन यूनिफॉर्म, डायरेक्शन कहाँ से कहाँ हो जाएगी, नॉर्थ टू साउथ, ठीक। और क्या है, इसका शेप तो यही बना दिया मैंने जो बार मैग्नेट का बन रहा था। डायरेक्शन भी अगर मैं निकालना चाहूँ तो डायरेक्शन यही डायरेक्शन है, ये मैंने जो बनाया है कि एज लाइक बार मैग्नेट, एज लाइक बार मैग्नेट। स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करेगी, तो स्ट्रेंथ डिपेंड करेगी पहली चीज करंट पे करेगी, दूसरी चीज नंबर ऑफ टर्न पे, जितना नंबर ऑफ टर्न बढ़ाएंगे हमारी उतनी स्ट्रेंथ, कॉपर वायर की जितने नंबर ऑफ टर्न बढ़ाते जाएंगे हमारी उतनी स्ट्रेंथ भी क्या होगी, बढ़ती जाएगी, ठीक। और फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, सॉफ्ट आयरन कोर कह सकते हैं कि मतलब सॉफ्ट आयरन कोर को अगर प्लेस कर देंगे, सॉफ्ट आयरन कोर को अगर, इफ सॉफ्ट आयरन कोर प्लेस्ड इन, बहुत जल्दी मारकर कि इंक खत्म हो जा रही है यार, विजिबल हो रहा है कि नहीं, हाँ दिख तो रहा, ठीक है। इफ सॉफ्ट आयरन कोर प्लेस्ड इन सोलेनोइड तो क्या होगा, स्ट्रेंथ इसकी बढ़ जाएगी, स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। तो हम यहाँ सॉफ्ट आयरन कोर ही यूज क्यों करते हैं, ये भी पूछा गया एग्जाम में, क्योंकि इसकी रिटेंटिविटी क्या होती है, कम होती है, लेस रिटेंटिविटी, क्या, लेस रिटेंटिविटी। अब रिटेंटिविटी क्या होती है कि कोई मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को कितने देर तक होल्ड कर पा रहा है, तो मतलब होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ मैग्नेटिक, होल्डिंग कैपेसिटी अपने वर्ड में लिख दे रहा हूं, ऑफ मैग्नेट या मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, ऐसे समझ लो, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की होल्डिंग कैपेसिटी कितनी है, तो इसके पास बहुत कम होती है, ये होल्ड नहीं करता, ये आगे भेज देता है। तो हमें तो करंट चाहिए ना भाई, हमें तो वही चीज चाहिए, तभी तो मोटर हमारा चलेगा, और वही होल्ड कर लेगा, होल्ड करने वाला अगर आ जाएगा तो आगे भेजेगा ही नहीं, तो हमको सप्लाई मिलेगी नहीं, तो हमें आगे भेजने वाला चाहिए, तो इसकी रिटेंटिविटी क्या होती है, कम होती है, ठीक है। इसलिए हम सॉफ्ट आयरन कोर यूज करते हैं, ठीक। ट्रांसफार्मर में भी यूज करते हैं इसको। तो ये हमारा हुआ स्ट्रेंथ स्पेस पे डिपेंड करता है, और कुछ इसमें बचा नहीं। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगी या मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी, देखो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ने से ही मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगी, तो यहाँ पे स्ट्रेंथ मैं लिखता जा रहा हूँ, आप इसकी जगह पे मैग्नेटिक फील्ड भी लिख सकते हो, सिंपल सी बात है। अगर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी, जितना मैग्नेटिक फील्ड रहेगा उसकी रेंज भी उतनी बढ़ती जाएगी, तो उसकी स्ट्रेंथ भी क्या होगी, उतनी बढ़ती जाएगी, तो दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और कुछ तो मेरे हिसाब से नहीं छूट रहा है। तो इसीलिए जो स्ट्रॉन्ग टेम्पररी मैग्नेट होता है वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी तभी शो करेगा जब उसमें हम इलेक्ट्रिक करंट क्या करेंगे, फ्लो कराएंगे। मतलब जब कोई एक स्ट्रॉन्ग, इसको रब करना पड़ेगा, इसका मतलब मैं क्या कह रहा हूं कि स्ट्रॉन्ग टेम्पररी मैग्नेट, जैसे ये है, ये परमानेंट नहीं कि एक बार इसमें मैग्नेटिज्म आ गया तो हमेशा रहेगा, स्विच ऑफ करेंगे तो खत्म भी हो जाएगा, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग अगर टेम्पररी मैग्नेट है, स्ट्रॉन्ग टेम्पररी मैग्नेट है, तो इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी तभी आएगी, तभी तक रहेगी जब तक इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास होता रहेगा, इलेक्ट्रिक करंट पास होता रहेगा। और इसी फिनोमेना को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट की वजह से मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ रही है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक। एक चीज और है जो मैं बहुत अच्छे से बताना चाहूंगा कि जो अगर हमारी डायरेक्शन ऑफ करंट अगर एंटी क्लॉकवाइज होगी तो हमारा जो पोल होगा वो एज अ नॉर्थ पोल बिहेव करेगा। ये अगर ऑफलाइन वाले भी देख रहे हैं तो नोट कर लेंगे, ये उनके नोट्स में भी मैंने नहीं डाला, ठीक है। तो अगर हमारी डायरेक्शन ऑफ करंट कैसी होगी, एंटी क्लॉकवाइज, डायरेक्शन ऑफ करंट अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगी तो वो पोल कौन सी मानी जाएगी, मतलब नॉर्थ पोल। और जहां डायरेक्शन ऑफ करंट हमारी क्लॉकवाइज में होगी वो पोल हमारा साउथ पोल होगा, ठीक है। ठीक, ये गलत बना है, यहां से करंट जाएगी ना, पॉजिटिव से नेगेटिव जाती है, इधर से आएगा, तो आप इधर से देख सकते हो कि यहां से करंट ऐसे जा रहा है, ठीक। हाँ ठीक है, पॉजिटिव से निकला नेगेटिव पे गया तो नॉर्थ पोल पे आएगा, ठीक है। ठीक, तो ये नोट कर लीजिएगा।
तो जहाँ डायरेक्शन ऑफ जिस एंड पे हमारा डायरेक्शन ऑफ करंट एंटी क्लॉकवाइज होगा वो हमारा नॉर्थ पोल की तरफ बिहेव करेगा, जिस एंड पे हमारा डायरेक्शन ऑफ करंट क्लॉकवाइज होगा वो हमारा साउथ पोल की तरफ बिहेव करेगा। तो मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ अभी तक देखो, मैं टॉपिक बार बार बताता चला हूँ क्या क्या इंपॉर्टेंट है जितना पढ़ाया हूँ। पहले मैंने क्या बताया मैग्नेट के बारे में, नॉर्थ पोल साउथ पोल वो पेयर्स में होते हैं, टुकड़े कर दोगे तब भी वो फिर से नॉर्थ साउथ में बढ़ जाएंगे, फिर उनको फ्रीली सस्पेंडेड कर दो तो ज्योग्राफिकल नॉर्थ ज्योग्राफिकल साउथ में चले जाएंगे, ठीक। और भी वो रिपेल ईच अदर अट्रैक्ट ईच अदर अनलाइक अट्रैक्ट और सेम पोल रिपेल ईच अदर, ये सब कहानी बताई थी। उसके बाद से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बताया था, उसके पहले मैग्नेटिक फोर्स बताया था, मैग्नेटिक फील्ड बताया था, फिर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बताया था, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। फिर प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बताया था, ये इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद से ओस्टेड एक्सपेरिमेंट बताया, बस ऐसे देख लेना, सॉरी। उसके बाद से मैंने मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर वो बताया, फिर सर्कुलर लूप या कॉइल वाला बताया, फिर सोलेनॉइड बताया। ये तीनों इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर देख लीजिए, स्पेशली सोलेनॉइड वाला, ठीक है। इसके बाद से हम क्या पढ़ेंगे, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल पढ़ेंगे। उसके पहले मैं एक मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला बता देना चाहता हूँ, क्योंकि उस पर आपके एमसीक्यू में मैंने बहुत सारे क्वेश्चन देखा है, वो पैरेलल होता है या 90 डिग्री पे हो रहा है तो क्या सीन चल रहा है, ठीक। तो उसको मैं बता देता हूँ, उसके बाद से हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल पढ़ लेंगे। अच्छे से मैंने बताया वीडियो में, उसको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, तो उसको अभी देख लेंगे। उसके बाद से हमारा क्या बचेगा, इलेक्ट्रिक मोटर का प्रिंसिपल है आपके में, तो केवल प्रिंसिपल बताऊंगा, और फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल की मदद से हम इलेक्ट्रिक मोटर में डायरेक्शन मतलब फोर्स की डायरेक्शन हम पता कर पाते हैं, वो हम उसमें बता ही देंगे। फिर बचेगा आपका क्या कि AC DC में डिफरेंस क्या है, उस पर मैंने वीडियो बना ही चुका हूँ। और फिर क्या बचेगा उसमें एडवांटेज ऑफ AC DC, तो वो मैंने वीडियो बना दिया है। बाकी इसमें कुछ नहीं बचेगा, डोमेस्टिक सर्किट बचेगा तो उसको मैं देख लूँगा, ठीक है। तो 2-3 टॉपिक और बचे हैं, तब तक आप वीडियो में बने रहिए। तो अभी हम क्या क्या स्टार्ट करने वाला था, ये हो गया फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, हाँ वही स्टार्ट कर दूंगा। उसके पहले मैग्नेटिक फोर्स वाला, हाँ ठीक है। तो मैग्नेटिक फोर्स ये आपका 12th में है, उसके न्यूमेरिकल वगैरह आते हैं, 10th में आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक फॉर्मूला जो है उसको याद रखिएगा, किस पे डिपेंड करता है, क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे केस बेस में ऐसे सैम्पल पेपर में क्वेश्चन है ऐसे, ठीक। तो देखिए जो फोर्स हमारा है, मैग्नेटिक फोर्स को मैं ऐसे डिनोट कर रहा हूँ, ये हमारा इक्वल टू होता है BIL sin थीटा, ठीक है। ये फॉर्मूला हमारा BIL sin थीटा। आप कहोगे भाई गुरुजी ये सब क्या है, तो B क्या है, तो अभी तक ससुरा जो तुम पूरे चैप्टर में पढ़े वही यही है, क्या है मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड को हम किसे डिनोट कर रहे हैं, B से, मतलब मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बोल दे तब भी, या मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बोल दे तब भी हम उसको B से डिनोट कर रहे हैं। F क्या है, मैग्नेटिक फोर्स इसको लिख देता हूं, नहीं तो आप कहोगे दोनों एक ही है। तो मैग्नेटिक फील्ड, I क्या है करंट, L क्या है लेंथ ऑफ द वायर, और ये थीटा जो B और I के बीच में एंगल होगा, ठीक है, एंगल बिटवीन B एंड I, ठीक। तो क्या कहता है कि जब हमारे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर पैरेलल होंगी, तो क्वेश्चन कैसे बनता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पहले क्या है कि इंटरसेक्ट कर रही हैं, ठीक। तो कितना होगा, मतलब इंटरसेक्ट इन द सेंस कि वो परपेंडिकुलर पे है, जैसे मान लो ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और करंट की डायरेक्शन ऐसे है, करंट की डायरेक्शन इधर है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इधर है, आपस में कैसे है 90 डिग्री पे, ठीक है। तो यहाँ sin 90, तो यहाँ फोर्स कितना हो जाएगा BIL, तो कैसे हो जाएगा भाई, तो हमने थीटा की वैल्यू 90 डिग्री रख दी है। ऐसे मान लो पैरेलल क्या देगा, तो वहाँ थीटा की वैल्यू क्या रख देंगे 180 डिग्री देख देंगे। अगर सेम पे रहेंगे तो थीटा की वैल्यू 0 रख देंगे। तो यहाँ बस याद रखना कि sin 0 की वैल्यू 0 होती है, sin 180 की वैल्यू 0 होती है, और sin 90 की वैल्यू 1 होती है। ये 3 वैल्यू यहाँ याद रखना, बाकी आप ये तो पढ़े भी होंगे मैथ्स में, ठीक। तो बाकी ये फॉर्मूला याद रखना, इसका एप्लीकेशन आ जाता है, मतलब और कोई वैल्यू पे आपको नहीं पूछेगा, बस इसी वैल्यू पे पूछेगा। और किस पे डिपेंड करता है मैग्नेटिक फोर्स, तो आप बता देना मैग्नेटिक फील्ड पे, करंट पे और लेंथ पे और ये एंगल पे, ठीक। तो बस इतना ही था मैग्नेटिक फील्ड फोर्स में। अब हम आते हैं कि मैग्नेटिक फोर्स में, अब मैग्नेटिक फोर्स की मैग्नीट्यूड हम यहाँ से निकाल लेंगे, लेकिन वो किस डायरेक्शन में लगेगा अब उसको हम पता करते हैं। तो उसी के लिए हमारे पास क्या आया, कौन सा थी यार, मैग्नेटिक फील्ड फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है।
तो मैं अब दिखाता हूँ फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ठीक, तो बनाते हैं, ये रहा। ठीक है, तो इसमें जो थंब होता है ये हमारा फोर्स होता है। ठीक, और चलिए पहले इसको स्टेटमेंट में लिख लेते हैं, फिर याद दिखाते हैं। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में हम देख लेते हैं पहले क्या होता है। पहले थंब किसको डिनोट कर रहा है, थंब को। हाँ, आप ये गलती करते हो कि पहले थंब को ही लिख देते हो कि थंब हमारा फोर्स की डायरेक्शन डिनोट कर रहा है। अबे यार, फोर्स की डायरेक्शन हमको थोड़ी दी रहेगी, हमको तो वही निकालना ही है। तो थंब के बारे में हम पहले बात नहीं करेंगे, हम किसके बारे में बात करेंगे, जो हमारा ये 4 फिंगर है और ये मिडिल फिंगर है। ठीक है, तो 4 फिंगर किसको डिनोट करेगा, 4 फिंगर मैग्नेटिक फील्ड को डिनोट करेगा। किसको करेगा, मैग्नेटिक फील्ड को। और जो हमारा सेंट्रल फिंगर होगा या मिडिल फिंगर जिसको बोलते हैं, ठीक है, मिडिल फिंगर, ये किसको डिनोट करेगा, करंट को। ऐसा अगर होता है तब, मतलब अगर 4 फिंगर हमारे मैग्नेटिक फील्ड को डिनोट कर रहा है और मिडिल फिंगर हमारा करंट को अगर डिनोट कर रहा है, अगर ऐसा होता है तब जो हमारा थंब होगा वो हमारा फोर्स या मोशन की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। तो इसका ट्रिक सब कोई जानता है, क्या है, फादर फिर मदर फिर चाइल्ड। सबसे बड़े पापा फिर मम्मी, ऐसे तो मम्मी बड़ी होती है, यहाँ मान लो पापा बड़े हैं, मुखिया होते हैं ना, तो पापा फिर मम्मी फिर बच्चा। ठीक है, फादर मदर चाइल्ड। तो एफ फॉर फादर फॉर फोर्स, मदर फॉर मैग्नेटिक फील्ड और सी फॉर करंट। मम्मी पापा रहेंगे और बच्चा रहेगा। ठीक है, फादर मदर और ये करंट, ये हमारा हो गया फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। इसका यूज हम क्यों करते हैं, टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। और राइट हैंड थंब रूल का हम कहां यूज करते थे, टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और ये मैग्नेटिक फोर्स, दोनों में डिफरेंस है, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप याद रखिएगा। ठीक, तो हमने सब कुछ पढ़ लिया थोड़ा थोड़ा। अब आते हैं हम थोड़ा मोटर के बारे में, क्योंकि इसका ही मोटर जब हम, आपके सिलेबस में है नहीं इलेक्ट्रिक मोटर, लेकिन उसका प्रिंसिपल है, तो मैं प्रिंसिपल केवल बताऊंगा कि उसमें क्या होता है, बाकी कंस्ट्रक्शन वर्किंग नहीं है। बस मैं ये बता देता हूं कि मोटर जब काम करता है तो प्रिंसिपल के बाद से जो डायरेक्शन उसमें हम फाइंड करते हैं फोर्स की, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स की वजह से वो रोटेट करता है आर्मेचर वगैरह, तो उसमें जो हम डायरेक्शन फाइंड करते हैं फोर्स की, वो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से ही फाइंड करते हैं। ठीक है, तो अगर इलेक्ट्रिक मोटर आपके में नहीं है तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल अपने आप में एक इंपॉर्टेंट बन जा रहा है। अगर वो रहता तो इसको हो सकता था कि ना पूछा जाए, लेकिन वो नहीं है तो इसको पूछा जाएगा, तो इसको आप याद रखिएगा। बाकी आपको ये लगाने के लिए भी क्वेश्चन दे देता है। क्वेश्चन कैसे देगा, क्वेश्चन करा ही देता हूँ, वहां कराए भी हूँ एक वीडियो में, फिर भी करा देता हूँ। ऐसे दे देगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है और कहेगा इलेक्ट्रॉन की फ्लो की डायरेक्शन इधर है, इलेक्ट्रॉन के फ्लो की डायरेक्शन इधर है। ठीक, तो जैसा कि मैंने इलेक्ट्रिसिटी में बताया था कि इलेक्ट्रॉन हमेशा कहां से कहां फ्लो करता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, और चार्ज हमारा या करंट हमारा कहां से कहां फ्लो करता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, हमेशा एक दूसरे क्या होते हैं, अपोजिट। ये मैंने इलेक्ट्रिसिटी में लिखवाया भी है, वही फंडा यहां लगेगा। तो गलती क्या होती है कि मैग्नेटिक फील्ड हमारा इधर है और हमारा इलेक्ट्रॉन इधर है। ठीक, तो हम क्या करते हैं, भूल जाते हैं ये नेगेटिव वाला है, हम क्या करते हैं, वही चीज मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अपना ये रखें और करंट की डायरेक्शन में रखे, तो हमने ऐसे कर दिया और ये कहाँ आ गया, थंब बाहर आ गया, तो हमारा फोर्स कैसा हो गया, आउटवर्ड हो गया। ये गलत है। ठीक है, सही किया सर। तो अभी तो भैया बताया है कि जो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन होती है
इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन होती है वो अपोजिट टू करंट की डायरेक्शन होती है। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट है ये, बार बार क्वेश्चन पूछे गए एमसीक्यू में इस पे, ठीक है, केस बेस्ड स्टडी में दिया रहता है। तो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन हमेशा करंट की डायरेक्शन के अपोजिट होती है, प्रोटॉन की डायरेक्शन नहीं। प्रोटॉन या पॉजिटिव दिया रहेगा तो उसकी डायरेक्शन नहीं, क्योंकि वो खुद पॉजिटिव है तो पॉजिटिव से नेगेटिव जाएगा, तो वो तो करंट की डायरेक्शन होगी। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन दिया रहेगा तो हम केवल क्या कर देंगे, अपोजिट डायरेक्शन लेंगे। तो अगर इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो करंट हमारी किधर जाएगी, ऊपर की तरफ जाएगी, ठीक है। अब लगाओ, तो ये हमारी फील्ड उधर, करंट इधर, ये हमारी क्या हुई, फील्ड हुई, मैग्नेटिक फील्ड, ये हमारी क्या हुई, करंट हुई। तो हमारा अंगूठा कहाँ जा रहा है, बोर्ड के अंदर घुस रहा है ना, मतलब फोर्स कैसा जा रहा है, इनवर्ड जा रहा है। तो यहाँ फोर्स कैसा होगा, इनवर्ड होगा, ना कि आउटवर्ड होगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। इसके बाद से हम थोड़ा सा इलेक्ट्रिक मोटर की प्रिंसिपल पे बात कर लेते हैं, फिर मैं डोमेस्टिक सर्किट ही इसमें कंप्लीट कराने की कोशिश करूंगा, ठीक है। बस थोड़ा सा और 5-10 मिनट का लेक्चर बचा है, तो आप बने रहिएगा, टेंशन ना लीजिए। तो इलेक्ट्रिक मोटर का हम यहाँ प्रिंसिपल पढ़ने जा रहे हैं। तो सिंपल से पहले इलेक्ट्रिक मोटर काम क्या करता है, इट कन्वर्ट, एक इंस्ट्रूमेंट है जो कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में। इलेक्ट्रिकल एनर्जी मतलब इलेक्ट्रिक करंट से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाता है, और एनर्जी क्या होती है, कभी ना क्रिएट होती है ना डिस्ट्रॉयड होती है, ट्रांसफर ही होती है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। तो वो किस में ट्रांसफर करता है, मैकेनिकल एनर्जी। मतलब मोटर हम चलाते हैं तो मोटर्स की मदद से हम क्या क्या नहीं चला सकते हैं, हमारा पंखा मोटर से ही चलता है, हमारा जो भी मतलब राउंड वाली चीज़ें हैं, फैन है, रेफ्रिजरेटर है, सब चीज़ें क्या है, मोटर पे ही बेस्ड है, ठीक है। तो क्या करता है ये, इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेता है, उसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। ये इसका क्या हो गया, फंक्शन हो गया। इसका प्रिंसिपल पूछेगा तो बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट करंट कैरिंग कंडक्टर व्हेन प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस अ फोर्स एंड मूव्स इन डायरेक्शन गवर्न्ड बाय फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड। मतलब कभी भी हम करंट कैरिंग कंडक्टर को एक मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो उस पर एक मैग्नेटिक फोर्स लगेगा और उसके जिससे वो एक डायरेक्शन में मूव करेगा, जिसको हम निकाल सकते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल की मदद से कि किस डायरेक्शन में वो मूव करेगा। यही तो होगा, आर्मेचर रोटेट करता है, ठीक है। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक मोटर हो गया। अब मैंने मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, मैग्नेटिक फील्ड वाले चैप्टर के बारे में सब कुछ पढ़ा दिया। आपका एक बचा इलेक्ट्रोमैग्नेट मैंने बता दिया था, उसका एडवांटेज डिसएडवांटेज आप पढ़ सकते हो। ये सिंपल सी चीज़ है कि क्या एडवांटेज क्या डिसएडवांटेज है। बाकी एसी डीसी का मैंने वीडियो डाल दिया है, उसका भी मैं लिंक इसके नीचे डाल दूंगा, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल और एसी डीसी के डिफरेंस इन और क्यू एसी एडवांटेज ऑफ एसी ओवर डीसी, ये चीज़ मैं उस दोनों का लिंक वीडियो में डाल दूंगा। तो आप इस चीज़ को देखने के बाद से उसको जरूर देख लीजिएगा। यहाँ मेरी इलेक्ट्रिसिटी में एक टॉपिक छूट गया था, जो डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट था, जो इंपॉर्टेंट उतना मतलब है क्योंकि इस साल ऐड हुआ है तो इंपॉर्टेंट है, बहुत टफ नहीं है, सिंपल सा 1-2 नंबर का क्वेश्चन वहाँ से आ सकता है। तो मैं उसको भी यहाँ पे इसी वीडियो में सोच रहा हूँ कवर कर दूँ, ठीक है। तो मैं अलग उस पर 5 मिनट बनाऊंगा तो अलग चीज़ हो जाएगी। तो मैं यहीं पे पहले कुछ पॉइंट्स में उसके लिख दिया हूँ क्या क्या चीज़ होती है, ठीक। फिर क्या पूछा जाता है मैं वो बता दूंगा, और एक अभी इसको रब करने के बाद से मैं एक डायग्राम बना दूंगा। वो डायग्राम भी आपको एमसीक्यू में कभी कभी दिख जाता है, तो डायरेक्टली उस पर टिक मार के नंबर ले लेना। तो देखो डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, तो इसमें क्या होता है, 2 वायर्स होते हैं, ये आप घर में देखते ही हो। एक वायर होता है लाइव वायर और एक होता है न्यूट्रल वायर। लाइव वायर पॉजिटिव टर्मिनल को शो करता है और न्यूट्रल वायर नेगेटिव वाले को, ठीक। देखो NN न्यूट्रल नेगेटिव, लाइव पॉजिटिव, ठीक। LP NN याद रखो बस, NN वाला अगर नेगेटिव मतलब न्यूट्रल वाला नेगेटिव है तो वो ऑटोमेटिक पॉजिटिव हो जाएगा। अब देखो जो पॉजिटिव वाला होता है रेड इंसुलेशन होता है, मतलब उस पर इंसुलेटेड रेड कलर का डाला जाता है। जैसे आप देख सकते हो मेरे पास अगर वायर हो तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये देखो, ये रेड वाली क्या है हमारी, थोड़ी लाइट की कमी होगी पर आप देख सकते हो ये रेड वाली क्या होगी हमारी, लाइव वायर होगी, ठीक है, जो पॉजिटिव कंटेंट करती है। और मैंने लिखा है न्यूट्रल वायर नेगेटिव, जो ब्लैक इंसुलेशन होता है। तो कहीं कि ब्लैक होता है, यहाँ पे ब्लू कर दिया गया है, लेकिन उधर एक रखिए वायर उसमें ब्लैक होता है, ठीक है। तो न्यूट्रल वायर नेगेटिव टर्मिनल लेता है और ब्लैक इंसुलेशन उस पर होता है। ये इंसुलेटेड वायर, क्योंकि अगर डायरेक्टली आप उसको टच करोगे तो आपको क्या मारेगा, करंट मारेगा। इसलिए जब कहीं से तार कटी हुई है तो हम कहते हैं तार कटा रहता है तो वहां टच न करो, क्योंकि हमें झटका लग जाएगा, क्योंकि वो तार नेकेड हो जाती है, ठीक है। मतलब प्योर हम उसके डायरेक्टली टच में आ जाते हैं तो हमें करंट लग जाता है। लेकिन अभी मैं उसको छुआ था तो मेरे को करंट नहीं लगा, क्यों, क्योंकि इंसुलेटेड वायर है। इंसुलेटेड मतलब इंसुलेटर में कभी करंट पास ही नहीं होता, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, ठीक है। इसलिए इंसुलेटेड ये रेड का होता है इंसुलेशन, इसमें ब्लैक का होता है। अब
पोटेंशियल डिफरेंस जो हमारे घर में जाता है कितने वोल्ट का जाता है, ये दो वायर के बीच में 220 वोल्ट का जाता है। करंट पूछेगा तो 5 एम्पीयर का करंट जाता है, ठीक है, 5 एम्पीयर का करंट जाता है। अर्थिंग वायर को इंसुलेशन जो हमारा था वो ग्रीन कलर का है, ग्रीन इंसुलेशन देते हैं, इज कनेक्टेड विद, उसको एक मेटल प्लेट से हम कनेक्ट करते हैं और ग्राउंड में डाल देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए करते हैं कि जब आपके घर में कभी भी करंट की मात्रा अगर बढ़ गई, मतलब करंट अगर हाई हो गया, तो जो एक्स्ट्रा चार्ज होगा ये जो अर्थिंग वायर है ये मेटल प्लेट के थ्रू, मेटल भी क्या होता है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है, तो मेटल प्लेट के थ्रू वो सारे जो एक्स्ट्रा चार्जेस हैं, एक्स्ट्रा करंट है, वो चार्जेस को क्या करेगा, अर्थ के नीचे भेज देगा। अब अर्थ क्या है, बहुत नीचे है, तो धीरे धीरे जाते जाते वो चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएगा, तो वो किसी को हार्म नहीं पहुंचाएगा, आपके अप्लायंसेस भी क्या बचे रह जाएंगे, वो भी खराब नहीं होंगे, ठीक। अब दो चीज होती है, एक शॉर्ट सर्किट, एक ओवरलोडिंग तो सबको पता होता है कि भाई जितना करंट जाना चाहिए, जितना करंट की कैपेसिटी है उसमें, उससे ज्यादा हम करंट अगर उसमें सप्लाई कर देंगे तो ओवरलोड हो गया, सिंपल सी बात है। जैसे ट्रक के नीचे माल जितना भर सकते हो उतना भरो, अगर उससे ज्यादा भर दिया तो क्या होगा, ओवरलोड होगा। तो ओवरलोडिंग वही चीज होती है, ठीक। शॉर्ट सर्किट क्या होता है? शॉर्ट सर्किट आप बहुत सुने भी होंगे, देखे भी होंगे। शॉर्ट सर्किट कुछ नहीं होता, द टचिंग ऑफ लाइव वायर एंड न्यूट्रल वायर डायरेक्टली, मतलब कि ये लाइव वायर रेड का इंसुलेशन था और न्यूट्रल वायर ब्लैक का इंसुलेशन था, तो अगर मान लो वहां से रेड इंसुलेशन कट गया तो तार क्या हुआ, नेकेड हो गया, ठीक। ब्लैक वायर का भी क्या हुआ, ऊपर से तार छिल गया, तो तार हमको वायर जो होगा, हमको तार बोल रहा हूँ, वायर जो होगा वो मुझे क्लियरली दिखने लगेगा। तो जब डायरेक्टली लाइव वायर और न्यूट्रल वायर आपस में टच हो जाए, मतलब उस समय ये इंसुलेशन वाले पार्ट नहीं है, ठीक है। इंसुलेशन वाला है तो दोनों इंसुलेटर हैं तो नहीं होगा, लेकिन अगर वो अलग अलग हो, मतलब उनके जो रेड इंसुलेशन और ये ब्लैक इंसुलेशन हट जाए तो हमको कैसे नेकेड दिखेंगे, उस समय वो डायरेक्टली टच होते हैं, तभी हमारे क्या होता है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है, ठीक है, तभी हमारे क्या होता है, शॉर्ट सर्किट होता है। तो ये आप चीजें समझ लीजिए। अब मैं इसके बाद से एक डायग्राम बना दूंगा डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट का, उसको भी आप अपने कॉपी में बना लीजिएगा। ऑफलाइन वालों के लिए भी यह है, क्योंकि ये चीजें मैंने ऑफलाइन में नहीं पढ़ाई है, तो मैं सोचा आज यहीं पढ़ा दूं, तो आप इसको भी आप अपने कॉपी में, अपने नोट्स में इसको छाप लीजिएगा, ठीक है। तो ये रहा डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट का मैंने डायग्राम बना दिया है। आपको अगर बनाने के लिए आएगा तो आप सिंपल से ऐसा बना सकते हो। मैं बता देता हूँ इसमें क्या क्या है। ये हमारा एक इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड फ्यूज है, जिसमें ये ऊपर का लाइव वायर है जो किस कलर में होगा, रेड कलर से इंसुलेटेड होगा, ये ब्लैक कलर से इंसुलेटेड होगा, ये आपको पता ही। अर्थिंग वायर किस कलर से, ग्रीन कलर से इंसुलेटेड होगा। तो लाइव वायर है, यहाँ से फिर ये जाते जाते ये हमारा इलेक्ट्रिसिटी वाला मीटर है जो बताएगा, फिर यहाँ से अंदर गया, ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है जिसके अंदर आप देखोगे बाहर एमसीबी वगैरह जहाँ पे रहता है वहाँ पे लगा रहता है कि पर्टिकुलर मेन स्विच एंड फ्यूजेस फॉर ईच सर्किट। हर सर्किट के लिए एक प्रॉपर फ्यूज रहता है, जैसे इस रूम के लिए एक अलग फ्यूज होगा, तो उड़ जाता है फ्यूज, तो हम क्या करते हैं, कहते हैं कि इधर मतलब इस रूम की लाइट नहीं आ रही, उस रूम में आ रही है, तो इसका मतलब इस रूम की जो सर्किट का फ्यूज होगा वो उड़ा है, ठीक है। तो वो डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स होता है जिसमें ये सब चीज़ें लगी रहती हैं, ठीक। फिर यहाँ से हमारा ये लाइव वायर ऐसे ऐसे गया, ये हमारे जहां जहां चाहिए उस कमरे में पहुंच गया, ठीक है। 220 वोल्ट का। अब मैंने यहीं से इसको कनेक्ट कर दिया एक वायर से जो हमारा अर्थिंग वायर है। अगर एक्सेस करंट हो गया, एक्सेस चार्ज हो गया, वो हमारे अर्थिंग वायर के द्वारा सीधे सीधे ग्राउंड में चला जाएगा। तो बस ये हमारी क्या थी, इलेक्ट्रिक सर्किट थी। कभी कभी यही डायरेक्ट पूछ देता कि कौन सा इसमें से करेक्ट डायग्राम है डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट का, तो आप इसको ध्यान से एक बार देख लीजिएगा, ठीक। तो मैंने इलेक्ट्रिसिटी का एक टॉपिक और मैं बता देता हूँ जो छोटा छोटा था, मैंने उसमें ओम्स लॉ को नहीं बताया था। तो ओम्स लॉ में जो हमारा वी और आई का ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है, ठीक है। कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। वी आई का ग्राफ कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। तो इसका जो स्लोप होता है, हमारा स्लोप, जो इसका स्लोप होता है वही हमारा क्या रेजिस्टेंस के बराबर होता है। वी इक्वल टू वाई आर, तो आर इक्वल टू वी बाई आई, ठीक है। ठीक, तो स्लोप इसका क्या दे देगा, वी बाई आई करके हमको यहाँ से रेजिस्टेंस मिल जाएगा। तो बस आप याद रखिएगा कि जो वी आई का ग्राफ होता है या ओम्स लॉ जो होता है, उसका जो हमको ग्राफ मिलता है वो स्ट्रेट लाइन मिलता है, स्ट्रेट लाइन। ये छोटा सा वहाँ छूट गया था, ये चीज़ आपको पता भी होगी, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मेन था हमारा डोमेस्टिक सर्किट का खत्म करना और मैग्नेटिज्म को। तो मैंने इसमें भी आई थिंक 1 घंटा 15 या 10-12 मिनट हुआ होगा। तो मैंने मैग्नेटिक
इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को इनिशियल से लेके इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करते करते मैंने एंड तक खत्म कर दिया। मैंने कुछ चीज़ छोड़ा हूँ, मैं बता दे रहा हूँ। टेम्पोररी मैग्नेट और परमानेंट मैग्नेट वाली चीज़ थी। और टेम्पोररी मैग्नेट परमानेंट मैग्नेट मतलब समझिए रहो कि अगर मैं बोली बता देता हूँ। टेम्पोररी मैग्नेट मतलब हो गया कि उसमें जब तक स्विच हमारी ऑन रहेगी तब तक कि उसमें हमारी इलेक्ट्रिसिटी जाएगी और मैग्नेटिज्म हमको उसमें मतलब वो मैग्नेट की तरह तभी बिहेव करेगा। जैसे मैंने स्विच ऑफ किया तो उसमें मैग्नेटिज्म गायब हो जाएगा, ठीक। तो शॉर्ट टर्म के लिए हो सकता है, ये लॉन्ग टर्म के लिए नहीं रहेगा। दूसरी चीज़ हमारी होती है परमानेंट मैग्नेट, मतलब उसके अंदर एक बार मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ गई तो आजीवन उसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बनी रहेगी। जैसे हमारा बार मैग्नेट होता है, ठीक है, वो हमेशा मैग्नेट की तरह करता है। लेकिन जो हमारा सोलोनॉइड था वो हमारा टेम्पोररी मैग्नेट की तरह था। ये डिफरेंस है, इसके 2-3 और डिफरेंस आप देख लेना, एग्जाम्पल लिख लेना, इतना काम चल जाएगा। ये इलेक्ट्रोमैग्नेट के अंदर आएगा, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेट मतलब इलेक्ट्रिक करंट की वजह से मैग्नेटिक वाली प्रॉपर्टी किसी के अंदर आ रही है, वो हमारा इसी फिनोमेना को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। फिर इसके बाद से एसी डीसी। एसी हमारा 1 वे करंट होता है, डीसी हमारा 2 वे करंट होता है, ठीक। अल्टरनेटिव करंट, डायरेक्ट करंट, ये सब चीज़ें। एडवांटेज क्या होता है, डिसएडवांटेज क्या होता है, तो ये मैंने वीडियो बनाया है एसी और डीसी पे, तो इसको आप जरूर देख लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। फिर मैंने फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल को भी अच्छे से बताया, राइट हैंड थंब रूल को भी, इनके बीच का डिफरेंस बताया है, क्वेश्चन कराया है, तो इसको भी आप ध्यान से देख लीजिएगा। और आई होप कि मैंने इस वीडियो में कुछ भी छोड़ा नहीं है, और जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बन सकते थे, चाहे वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज हो या करंट मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर में, सर्कुलर कॉइल में, सोलेनॉइड में अलग अलग बिहेवियर हो, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल हो, राइट हैंड थंब रूल हो, या इलेक्ट्रिक मोटर का प्रिंसिपल हो, और हाँ शुरू के जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज थे उसके बारे में मैंने डिस्कस कर लिया था, ठीक। पोल वोल के बारे में क्या सीन था, पेयर्स में होता है क्या नहीं होता, उसकी प्रॉपर्टी डिस्कस कर लिया था। ओस्टेड का एक्सपेरिमेंट में एक छोटा था वो भी मैंने बता दिया आप लोगों को, ठीक। तो होपफुली मैंने सारी चीज़ें मैग्नेटिक कवर कर दी। बस वो मैंने जो छोड़ा उसका मैंने वीडियो पहले ही बना चुका हूँ, इसलिए मैंने इसमें उसको नहीं कवर किया। उसका मैं 5 या 7-8 मिनट की वीडियो होगी, बहुत बड़ी नहीं होगी, तो आप इसके बाद उसको देख सकते हो और उसको जरूर देख लेना। उसको मैंने अलग से इसलिए बनाया क्योंकि इस साल ऐड हुआ है, और इस साल जो भी सिलेबस ऐड हुआ है, जो मैंने 95+ वाले में ये चीज़ मैंने बताई थी कि जो चीज़ें इस साल ऐड हुई उसको जरूर पूरे अच्छे तरीके से चारों तरफ से पढ़ना है, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन जरूर 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 बनेंगे। मैं बार बार इस पर एम्फसाइज कर रहा हूँ, ठीक है। और एक चीज़ मैंने उसमें डोमेस्टिक सर्किट छोड़ा था, मैं नहीं चाह रहा था कि, मैंने ऑफलाइन में भी नहीं पढ़ा, सच बताऊँ तो मैं नहीं इतना इंपॉर्टेंट दे रहा था, लेकिन मैंने देखा कि बहुत सैम्पल पेपर में से क्वेश्चन आए पड़े, तो मैं कहा छोटा सा चलो पढ़ा ही देता हूँ, मुझे लगा कि पढ़ लोगे आप लोग, तो भी मैंने इसमें कवर कर दिया। डोमेस्टिक सर्किट बना दिया है। ग्रीन 2 वायर होते हैं, लाइव वायर और न्यूट्रल वायर। न्यूट्रल वायर ब्लैक कलर का उसमें इंसुलेटेड होता है, लाइव वायर हमारा रेड कलर का इंसुलेटेड होता है। जो अर्थिंग वायर होता है हमारा वो ग्रीन कलर का इंसुलेटेड होता है। अर्थिंग वायर क्या काम करता है, तो जो एक्स्ट्रा चार्ज हमारा होता है उसको वो जमीन के अंदर भेज देता है, पास कर देता है मेटल प्लेट के हेल्प से। और फिर हमारा शॉर्ट सर्किट क्या होता है, तो जब हमारे ऊपर के इंसुलेटेड जो रेड और ब्लैक है वो अगर हट जाता है और डायरेक्टली हमारे लाइव वायर न्यूट्रल वायर कनेक्ट में आया तो हमारा शॉर्ट सर्किट हो जाता है, ठीक। और सॉफ्ट आयरन कोर क्यों हम यूज़ करते हैं वो भी मैंने बता दिया, क्योंकि इसकी रिटेंटिविटी सबसे कम होती है। और मैंने ओम्स लॉ का अभी जो छोटा था वो भी बता दिया। तो मेरे हिसाब से इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक का मैंने सारा कॉन्सेप्ट पिछले मैराथन इलेक्ट्रिसिटी वाला अगर आप नहीं देखे तो उसको जरूर देख लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव आपके लिए होने वाला है, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनको रिवीजन करना है तुरंत। और मैं नहीं कहता कि आप स्लो देखो, अगर आपको रिवीजन कर रहे हो तो आप 1.5x में करके 1.75x में कर पे, जिसपे आपको मेरी आवाज़ ऑडिबल हो सकती है, उस पर आप देख सकते हो और उसको देख डालो, क्योंकि आपको रिवाइज ही करना है, आपको लिखना नहीं है। लेकिन अगर किसी को लिखना है, किसी को समझना है, तो वो प्रॉपर 1-1.5 घंटे में जो मोटा मोटी चैप्टर का है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो पूरा उसमें समझ लेगा। उसमें तो मैंने न्यूमेरिकल के साथ कराया और इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल थे वो पहले बता दे रहा हूँ, ठीक। इसमें भी मैंने बहुत लिखवाया नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने शॉर्ट फॉर्म में सब लिखते गया हूँ, तो आप यहाँ से भी चीज़ें पढ़ सकते हो। तो होपफुली आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको, मैं पिछले वाले बोला था, लेकिन आप लोगों ने कुछ नहीं बताया कि किस पे मैराथन बनाया है, तो मैं अपने हिसाब से ही अभी मैराथन लेते आ रहा हूँ। मैं फिर बोल रहा हूँ, अगर आपको ज़रूरत किसी पर्टिकुलर चैप्टर पे चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, मैं उस पर अगली मैराथन लाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब लाइक तो ठीक है, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए ताकि उन बच्चों को ज़्यादा हेल्प हो जाए जो अभी तक ना पढ़े हो, और जो ज़्यादा पढ़ना भी नहीं चाह रहे हैं, बस पास होना चाह रहे हैं, ऐसा कुछ कि पढ़ के थोड़ा सा पढ़ के स्कोर अच्छा कर लें, उनके लिए भी ये बहुत फ्रूटफुल होगा। इतना भी वो कर लेंगे तो अच्छे नंबर उनके आ जाएंगे, ठीक है। और कोविड का जो भी इफेक्ट पड़ रहा है उससे आप नज़रअंदाज कीजिए, कुछ की पोस्टपोन होगा, ये होगा, ये सब चीज़ों पे ध्यान मत दीजिए, पढ़ाई पे पूरा फोकस कीजिए, क्योंकि बहुत टाइम क्या है, बहुत कम है आपके पास। तो टाइम कम है तो आपको पूरा कंसंट्रेट होके सैम्पल पेपर और रिवीजन पे एकदम जुट जाना चाहिए, ठीक है। 90% फोड़ना है ना, फोड़ना है तो लग जाओ, ये सब चीज़ों से
दूर हो जाओ, क्लियरली बता रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि बाद में पछताओगे कि काश मैं पढ़ लिया रहता तो उससे मैं कुछ होने वाला है नहीं, ठीक। अगर ऐसा कुछ होगा तो तुम्हारे लिए अच्छा ही होगा, लेकिन अपने बेस को मजबूत रखो, अपने आप को मजबूत रखो, और कॉन्फिडेंस इस 1-1.5 महीने में कॉन्फिडेंस जुटाओ, कॉन्फिडेंस कि मैं कर लूंगा, मैं कर लूंगा, मैं कर सकता हूँ, मेरे पास पोटेंशियल है, मैं कर सकता हूँ, ऐसा मोटिवेशन लो, ठीक है। डिमोटिवेट मत हो, लगे रहो, जरूर सक्सेस होंगे। थैंक यू सो मच।